कम्युनिटी फार्मेसी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी को। कम्युनिटी फार्मेसी आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस में यूनिट नंबर 1 में 4th नंबर का चैप्टर है। आज का है आपका लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट नंबर 1, जहां पर आपको दे रखा है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि आपकी रिटेल फार्मेसी, साथ ही साथ और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका रिटेल ड्रग स्टोर, या फिर आप बोल सकते हैं मेडिकल स्टोर। तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के कितने सारे नाम हैं, रिटेल फार्मेसी, रिटेल ड्रग स्टोर और वी कैन से मेडिकल स्टोर। सर मेडिकल स्टोर मतलब वो मेडिकल? हाँ, वो मेडिकल जहां पर फार्मासिस्ट होता है। हाँ जी, जहां पर फार्मासिस्ट होता है। और ये जो फार्मासिस्ट होता है, या तो ये बैचलर वाला होता है या ये डिप्लोमा वाला होता है। हाँ जी, वही। तो यहाँ पर हमें इस मेडिकल स्टोर को ही डिटेल स्टडी करनी है कि इस मेडिकल स्टोर में क्या क्या होता है, किस तरह से दवाई अरेंज होती है, कौन कौन सी दवाई आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है ये कितना पढ़ा लिखा है, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके पास कौन सा लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, जनरल लाइसेंस है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर ये कौन सी ड्रग रख सकता है, शेड्यूल C1 की रख सकता है, शेड्यूल X की रख सकता है, जनरल कोई सी भी रख सकता है, OTC मेडिकेशन रख सकता है। तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए फार्मासिस्ट को, वो भी देखेंगे। और पेशेंट के लिए क्या क्या कंफर्टेबल एरिया होगा यहाँ पर, जैसे सिटिंग एरिया होगा, है ना, कंसल्टेशन एरिया होगा, तो वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 फार्मेसी प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 कम्युनिटी फार्मेसी, जहां पर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग। दो तरह के ड्रग स्टोर होते हैं, एक तो रिटेल, एक होलसेल। होलसेल मतलब स्टॉक काफी ज्यादा है वहां पे, और उससे रिटेल वाले को आता है। ठीक है, तो होलसेल ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, लेआउट देखेंगे पूरा। उसके बाद हम देखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर। अगर आपको ड्रग स्टोर चलाना है तो वहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना स्पेस चाहिए, किस तरह से लेआउट होना चाहिए, किस तरह से डिजाइन होने चाहिए, वहां पर जो बंदे काम कर रहे हैं वो कितने क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद ये आपका डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो ब्रांड लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका सुप्राडीन हो गया, ठीक है, जो मार्केटेड लेवल प्रोडक्ट होते हैं ब्रांड लेवल की, हाँ, एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी और जो मैन्युफैक्चर कर रही है वही सेल करवाएगी। तो वो जो प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कैसे डिस्पेंसिंग करते हो। फिर आता है आपका लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। चाहे आपका रिटेल ड्रग स्टोर हो, चाहे आपका होलसेल ड्रग स्टोर हो, आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही करना है। तो ये पूरा जूरिस्प्रूडेंस की तरह है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, या फिर आप बोल लीजिए रिटेल फार्मेसी, या फिर आप बोल लीजिए रिटेल ड्रग स्टोर, या फिर आप बोल लीजिए आपका मेडिकल स्टोर। तो कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, रिटेल ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर एक ही बात है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका है मेडिकल स्टोर, यहां पर आप खड़े हो, आप फार्मासिस्ट हो। जैसे मान लीजिए आपने बैचलर्स किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, आप क्या हो, फार्मासिस्ट हो, आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, अब जब कभी भी कोई भी पेशेंट आता है तो पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा होता है, किसी फिजिशियन ने, किसी डॉक्टर ने, किसी MBBS होल्डर ने या PG होल्डर ने। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद जब ये प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आता है तो सबसे पहले फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को लेंगे,
प्रिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ेंगे और उनके पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अपने हिसाब से दवाई चेंज करके दे दें, बोल दे कि सोल्ट तो सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, ऐसे नहीं करना है उनको। जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन होता है इसको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि मार्केट में एक जैसी ड्रग आती है, जैसे आपका एस्पिरिन हो गया, एपिडिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, तो एक जैसा नाम लगता है ना, एस्पिरिन, एपिडिन, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, और भी कई तरह के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो मार्केट में कई सेम सिमिलर नेम की ड्रग्स भी अवेलेबल है, तो प्रिस्क्रिप्शन को सही से पढ़े। मान लीजिए डॉक्टर ने लिखा है एस्पिरिन, आप दे रहे हो एपिडिन, तो ये तो गलत बात है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ना सबसे पहला धर्म है आपके फार्मासिस्ट होने का। दूसरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अच्छे होने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते दौरान। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर की दवाइयां लेनी है और आप प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में लेके ऐसा टेंशन में आ गए कि यार इतनी खतरनाक दवाई, इसके कितने सारे साइड इफेक्ट हैं, ये तो बहुत गंदी दवाई है। अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़े तो बेचारा पेशेंट जो है टेंशन में आ जाएगा, उसको लगेगा कि यार क्या हो गया, मैं ज्यादा बीमार तो नहीं हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, इन्होंने तो ऐसा मुंह बिगाड़ लिया है। तो आपको एकदम कंफर्टेबल रहना है, आपको एकदम काम रहना है पेशेंट के साथ, और आराम से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है। उसके बाद दवाई निकाल कर लाना है, फिर पेशेंट से काउंसलिंग करो बढ़िया आराम से कि क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, सारी चीजें पूछो पूछो ताछो। उसके बाद आप उनको बताओ डोज के बारे में कि कब लेना है, कितना लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, दिन में लेना है, पानी के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, कैसे लेना है, दूध के साथ लेना है, या फिर आप बोल दीजिए कि भूखे पेट लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, सोते टाइम लेना है, हफ्ते में 2 बार लेना है, हफ्ते में 3 बार लेना है, 5 दिन की मेडिकेशन है। तो जितना भी मेडिकेशन है, ऑइंटमेंट है तो किस तरह से अप्लाई करना है, सीरम है तो किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ आपको प्रॉपर बताना है। अब बता तो दिया कि दवाइयां इस तरह से लेनी है, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये वाली दवाई आपको इस तरह से सही करेगी, ये वाली दवाई आपको इस तरह से सही करेगी। क्योंकि जब आप पेशेंट को बताओगे ना कि कौन सी दवाई आपको किस तरह से सही करेगी, तो पेशेंट को पता लगेगा और पेशेंट समझेगा और ज्यादा, और तब उसको महत्व पता लगेगा गोली दवाई खाने का। क्योंकि होता क्या है, पेशेंट ने दवाई ले ली और पेशेंट ने 2 दिन प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करा, तीसरे दिन नहीं करा, या किसी कंडीशन की वजह से वो नहीं कर सका, तो फिर वो ओवरडोज ना कर ले। वो ऐसा ना सोचे कि चलो मैंने कल नहीं ली थी, आज दोनों एक साथ ले लेता हूं। तो ओवरडोज से बचने के लिए, साइड इफेक्ट कम आने के लिए, और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जल्दी आने के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ता है। और ये बात हमें तो पता है कि डोज मेडिकेशन क्या होता है ना, मेडिकेशन अधेरेंस क्या होता है, ये सब हमें तो पता है, पर हम पेशेंट को समझाएं ताकि पेशेंट को ही दवाई लेनी है तो पेशेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे और समय के साथ उस दवाई को ले और वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है। तो जो मेडिकेशन अधेरेंस मैंने वर्ड यूज किया है, मेडिकेशन अधेरेंस का मतलब होता है कि जो भी दवाई प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने लिखा है, उस दवाई को आप उसी टाइम पे लो जिस टाइम पे डॉक्टर ने लिखा है। सुबह, दिन, शाम, रात, जैसे भी लिखा है, जितने भी दिन लिखा है उतने दिन आप लो, ताकि आपके अंदर एक्शन जो है फटाफट आएगा, आपकी तबीयत में सुधार जो है फटाफट आएगा। उसी को कहते हैं मेडिकेशन अधेरेंस, कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को एज इट इज फॉलो करना। तो फार्मासिस्ट का तो बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि फार्मासिस्ट जैसे जैसे बताएगा पेशेंट उसे वैसे वैसे फॉलो करेगा। डॉक्टर की कहानी कहां तक थी कि सर मेरे को ये हो रहा है, मेरे को डायग्नोस करो, मेरे लिए दवाई लिख दो। डॉक्टर आपको चेक करेगा, मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, एंटीपायरेटिक, आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी, आपको दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक, तो इस तरह से दवाइयां लिख देगा डॉक्टर। तो उसके बाद फार्मासिस्ट को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, पेशेंट की काउंसलिंग करना, दवाइयों को चेक करना। ये भी देखेंगे, फार्मासिस्ट जो है ये भी देखेंगे कि जो दवाई लिखी है और जो पेशेंट अपनी बीमारी बता रहा है, क्या वो दवाई डॉक्टर ने सही लिखी है। क्योंकि हो सकता है डॉक्टर कई बार अनकॉन्शियस हो, कई बार ध्यान ना गया हो, जल्दबाजी में लिख दी हो, तो फार्मासिस्ट का ही रोल बनता है क्रॉस चेक करने का। उसके बाद ये भी चेक करना होता है कि डोज ज्यादा तो नहीं लिख दिया, क्योंकि अगर गलती से मान लो आपका डॉक्टर जो है अनकॉन्शियस हो, उसका ध्यान ना हो, है ना, कहीं और खोया हुआ हो, और उस कंडीशन में उन्होंने गलत लिख दिया और डोज ज्यादा लिख दिया हो। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, पर इसको कहते हैं मेडिकेशन एरर। तो अगर ऐसा हो जाए तो पेशेंट में साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आने लग जाते हैं। तो आपको सब चीज चेक करनी है, डॉक्टर ने सही दवाई लिखी, हाँ, डॉक्टर ने सही अमाउंट में लिखा, हाँ, दवाई हमारे पास है, हाँ, सेम हमें देनी है, हाँ, हम कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते खुद से, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के हम उसमें खुद से चेंज नहीं कर सकते। पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहना है, हाँ। तो ये जितनी भी चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हो, यही तो आपको करना होता है मेडिकल स्टोर पे।
यही तो आपको पढ़ना है पूरे सिलेबस में। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। देखो, रिटेल फार्मेसी बोलते हैं या रिटेल ड्रग स्टोर बोलते हैं या मेडिकल स्टोर बोलते हैं आपके कम्युनिटी फार्मेसी को। ये एक तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी है और वी कैन से फार्मेसी है, चेन ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जो कि आपके कम्युनिटी को, जो कि आम जनता को, इंडिविजुअल्स को अच्छे से गोली दवाई देता है टाइम टू टाइम। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज देता है टाइम टू टाइम। आगे चलते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, साथ ही साथ डिप्लोमा वाला भी हो सकता है या डिग्री वाला भी हो सकता है। देखो, फार्मासिस्ट होगा आइदर वो बैचलर्स हो आइदर वो डिप्लोमा हो। ठीक है, और फार्मेसी एक्ट के तहत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस फार्मेसी वाले को फॉलो करने पड़ेंगे, उस फार्मासिस्ट को फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब भी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फार्मासिस्ट जो होता है वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। तो अंडर फार्मेसी एक्ट, अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, 1940 एंड 1945, 1940 में आया था, 1945 में रूल्स आए थे, तो उसके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के। तो जो मेडिकल स्टोर है उसका क्या फंक्शन है कि प्रिस्क्रिप्शन को सही से हैंडल करे, पेशेंट की काउंसलिंग करे, पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड देखे, आपको और कौन सी बीमारी है, आप कब से उस बीमारी के लिए दवाई खा रहे हो, आप कौन सी दवाई खा रहे हो, कहीं ये दवाई और वो दवाई आपस में इंटरेक्ट तो नहीं हो जाएगी, ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में देखा ना कितना हार्मफुल होता है ड्रग इंटरेक्शन। एब्जॉर्प्शन रोक देता है, डिस्ट्रीब्यूशन रोक देता है, मेटाबॉलिज्म रोक देता है, एक्सक्रीशन रोक देता है, एक्शन रोक देता है, एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। तो सब चीजों से बचने के लिए फार्मासिस्ट को पहले ही चेक कर लेना है कि भैया आपका मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं, कौन से ब्रांड की ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि जो दवाई मैं दे रहा हूं और जो दवाई आप ले रहे हैं उन दोनों में इंटरेक्शन तो नहीं। अगर उन दोनों में इंटरेक्शन होगा तो हो सकता है कि ये दोनों ही दवाई एक दूसरे के असर को खत्म कर दे। साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है उसको रेशनल ड्रग थेरेपी को फॉलो करना है। रेशनल ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि सही दवाई देना, सही डोज में देना, सही टाइम पे देना। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व देयर करेक्ट, प्रॉपर, appropriate use so that their selection, dose, ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। मतलब सीधी सी बात है, सही दवाई देना, सही टाइम पे देना, सही डोज देना, है ना, प्रॉपर डोज देना, ताकि वो पेशेंट जो है जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद मेडिकल स्टोर में और क्या होता है, स्टोरेज करके रखते हैं दवाइयों की, डिस्पेंसिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके एक्शन के बारे में बताते हैं। तो जो भी मेडिकल स्टोर पे हो रहा था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सिडिस्को। सिडिस्को को हमने काफी डिटेल स्टडी करा था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने पढ़ा था बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, यूनिट नंबर 5। काफी डिटेल स्टडी करी थी। यहाँ पर हमने देखा था जोनल ऑफिस कितने होते हैं, सब जोनल ऑफिस कितने होते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साथ ही साथ पोर्ट्स कितने होते हैं, लेबोरेटरी कितनी होती है, इसमें कहाँ कहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर जो डीसीजीआई होता है जो कि इसको हेडेड करता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर होता है डीसीजीआई। फिर अंदर और भी नॉर्मल डेप्यूटी डीसीजीआई भी थे, है ना। तो काफी डिटेल स्टडी करी थी सिडिस्को की, डीसीजीआई की, सिडिस्को के हेडक्वार्टर की, जोनल ऑफिस की, सब जोनल ऑफिस की, पोर्ट्स की, लेबोरेटरीज की। तो वहां से आप पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस लिए होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन करवाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर स्टेट में ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाता है, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास काफी अच्छा स्टॉक होता है, काफी सारा स्टॉक होता है होलसेलर के पास। फिर ये जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर से जाता है पेशेंट या फिर आप बोल लीजिए कंज्यूमर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है डिजाइन ऑफ ड्रग स्टोर। आप अगर मेडिकल खोलने वाले हैं तो कहाँ पर खोलेंगे, कहीं सुनसान इलाके में? नहीं नहीं सर, ऐसी जगह पर ओपन करूंगा मैं मेडिकल स्टोर जहां पर पेशेंट आ सके। ये जो पेशेंट है ये इजीली आ सके, मतलब कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में,
या फिर आप बोल लीजिए कहीं मेन रोड पर, या फिर आप बोल लीजिए कहीं हॉस्पिटल के पास में मेडिकल शॉप को ओपन करूंगा, मेडिकल स्टोर को ओपन करूंगा। ठीक है, शुड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन, एंश्योर एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उनको आने में दिक्कत ना हो, कई चौराहे के कॉर्नर पे ना खोलो, ठीक है, कि गाड़ी मोड़ने में दिक्कत आए, टर्न करना लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। एक अच्छी जगह पे खोलो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो, तो आदमी आएगा आसानी से, बाइक कार जो भी है पार्क करेगा, लेगा दवाइयां और चला जाएगा। तो उनके फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग आप ओपन करिए। यहां पर लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियल लेआउट डिजाइन। आइडियल लेआउट कैसा होना चाहिए? जहां पर कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ये जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है, अब मैं इसको इतने अच्छे से बना रहा हूं, इतना इसका आइडियल लेआउट बनाया मैंने, इतना अच्छा इसका डिजाइन किया मैंने कि पेशेंट वैसे ही अट्रैक्ट हो रहा है। यार देखो कितना अच्छा मेडिकल खुला है, कितना बड़ा मेडिकल खुला है, कितना लाइटिंग वगैरह यहाँ पर प्रॉपर है ना? तो कस्टमर्स जो हैं, पेशेंट जो हैं, इजिली अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके स्टोर की, आपके मेडिकल स्टोर की सेल बढ़ सके। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दवाइयां आप देंगे पेशेंट्स को, उन पे ऑफ देना पड़ेगा, उनको मिनिमम प्राइस पे देना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमें यह भी देना है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की काउंसलिंग करनी है। और वहां पर जो भी हम मेडिकल ओपन करेंगे, वहां पर स्टॉक करने के लिए जो भी माल आता है, एक्स्ट्रा दवाइयां आ रही है, उसको प्रॉपर स्टॉक करने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए, सिटिंग एरिया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बता रखा है ड्रग स्टोर डिजाइन। देखो, ये आपकी डिस्प्ले विंडो हो गई, ये आपका वेटिंग एरिया हो गया, यहाँ पर आपके रैक्स लगे हुए हैं, ये आपके 15 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। ठीक है, और इस तरह से 10 स्क्वायर फीट है, 15-10 का है ये। ठीक है, ये डिस्प्ले विंडो है, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर रैक्स लगे हुए हैं, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर भी रैक्स लगे हुए हैं, यहाँ पर टेबल है, चेयर है, और एक फ्रीजर रखा हुआ है, क्योंकि आपके आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, या ऐसी कोई प्रिपरेशन है जिसको अंडर 5 डिग्री रखना होता है, या उसे कम टेम्परेचर पे ही रखना होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे वो खराब हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे वो खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए हमने फ्रीजर रखा हुआ है। ये तो आपका हो गया रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन। उसके बाद आता है आपका होलसेल। अब होलसेल में तो काफी ज्यादा माल आएगा, और काफी ज्यादा माल आएगा तो काफी ज्यादा रेक्स होने चाहिए, 1 2 3 4, है ना? ये 20 स्क्वायर फीट है और 10 है, और यहाँ पर कितना था? 15 ही था, तो आप देख सकते हैं ये 20 है। ये फर्क है होलसेल में। होलसेल में क्या होगा, ज्यादा माल रखना पड़ेगा, तो रेक्स भी ज्यादा चाहिए, एरिया भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इधर भी रेक्स है, इधर भी रेक्स है, इधर भी रेक्स है, और बस यहाँ पर एक फ्रीजर आपको लगा रखा है, बाकी सब वही है, डिस्प्ले विंडो, एंट्रेंस वगैरह। तो ध्यान रखना, ये होलसेल का हो गया आपका, और ये जो आपका हो गया नॉर्मल मेडिकल स्टोर हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव्ड गुड्स। जो भी सामान आ रहा है, जो भी नया सामान आ रहा है, तो सामान को अंदर रखने के लिए जो जगह होनी चाहिए, आने जाने की, एंट्री की जो जगह होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही साथ टू प्रोजेक्ट ए प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस। आपका अगर मेडिकल स्टोर अच्छा होगा तो ये आपकी एक इमेज भी अच्छी बनेगी कि यार वहाँ साफ सफाई है, वहाँ बढ़िया है, शांति है, कम पैसों में मिलता है, टेंशन नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं रहती, जाओ आराम से लेके आओ। टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मेसी। अगर आप सही से बनाएंगे, सिटिंग एरिया बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं देंगे, तो फिर मूवमेंट जो होगी कस्टमर की वो मिनिमाइज हो जाएगी। क्यों घूमेंगे आपके प्रीमाइसेस में इधर उधर, है ना? उनको आराम से कंसल्ट करो, बिठाओ, शांति से दवाई दो और घर भेजो। फिर लिखा है शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट इन शेड्यूल एन। शेड्यूल एन का मतलब होता है मिनिमम इक्विपमेंट। तो आपके जो मेडिकल स्टोर है, या फिर आपका ये जो रिटेल ड्रग स्टोर है, एक ही बात है, कुछ भी बोल लीजिए, तो वहां पर मिनिमम शेड्यूल एन तो फॉलो होना ही चाहिए। उसके बाद फ्लोर स्पेस भी अच्छा होना चाहिए। होलसेल ड्रग स्टोर के लिए 200 स्क्वायर फीट, और रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 150 स्क्वायर फीट। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर। तो एक तो था आपका ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर, इस तरह से आपका जो ड्रग स्टोर होता है। फिर आता है आपका पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। ठीक है,
फिर आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर, जैसे कि आपकी अपोलो फार्मेसी। फिर आता है आपका सुपर ड्रग स्टोर। तो अलग अलग तरह के ड्रग स्टोर है, सुपर ड्रग स्टोर, प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर। उससे पहले आपने देखा ट्रेडिशनल, यही चलता है नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। फिर आता है पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर। आगे देखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर। देखो लीगल रिक्वायरमेंट, तो लाइसेंस चाहिए। अगर आपको कोई भी दवाई बेचनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस किसको मिलेगा, लाइसेंस फार्मासिस्ट को ही मिलेगा, जिसने बैचलर्स कंप्लीट किया है या डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है, उन्हीं को मिलेंगे ना लाइसेंस। तो लाइसेंस किसको मिलेगा, बैचलर्स वाले को, डिप्लोमा वाले को। ठीक है, मतलब कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसी को लाइसेंस मिलता है। और लाइसेंस भी अलग अलग होते हैं, डिस्पेंसिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जनरल लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होते हैं, अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रिटेल सेल और जनरल लाइसेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 फॉर्म दे रखे हैं, फॉर्म 20, फॉर्म 21 और फॉर्म 20F। वन बाय वन देखते हैं तीनों को। सबसे पहला है फॉर्म 20, फिर दे रखा है फॉर्म 21, फिर दे रखा है फॉर्म नंबर 20F। ठीक है, पहला क्या है फॉर्म 20, दूसरा क्या है फॉर्म 21, तीसरा क्या है फॉर्म 20F। तो पहले का मतलब क्या है कि यहां पर आप रिटेल सेल कर सकते हैं ड्रग का। जो रिटेलर्स होते हैं जो ड्रग को सेल करते हैं, उनके पास फॉर्म नंबर 20 वाला एप्लीकेशन होना चाहिए, ये लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा है आपका फॉर्म नंबर 21, ये किस लिए होता है, शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स को सेल करने के लिए जो लाइसेंस अप्लाई करना होता है, फॉर्म नंबर 21 होता है। फिर उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 20F, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है, शेड्यूल एक्स। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म है अलग अलग ड्रग्स को सेल करने के लिए। उसके बाद है आपका रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इस तरह का लाइसेंस होता है जहां पर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन की रिक्वायरमेंट। सुपरविजन का मतलब है कि जो भी काम हो रहा है उसकी देख रेख में हो रहा है, उसके अंडर में हो रहा है, वो देख रहा है, अप्रूव कर रहा है, तभी हो रहा है। तो ऐसी कोई झंझट यहाँ पे नहीं चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ऐसा लाइसेंस होता है जहां पर क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। फॉर्म 20A, ठीक है, ये किस लिए होता है, ऐसी ड्रग्स के लिए होता है जो C में नहीं आ रही, C1 में नहीं आ रही, X में नहीं आ रही। तो बाकी सारी ड्रग्स के लिए कैसा होता है, फॉर्म 20A होता है। फिर अगर C और C1 नंबर की ड्रग है, इन शेड्यूल में अगर ड्रग्स आ रही है, शेड्यूल C शेड्यूल C1 के अंडर में अगर ड्रग्स आ रही है तो फॉर्म नंबर 21 है। और अगर शेड्यूल X के अंडर में ड्रग आ रही है तो यहां पर कोई भी लाइसेंस ग्रांटेड नहीं होता शेड्यूल X के ड्रग के लिए, क्योंकि शेड्यूल X की ड्रग बड़ी खतरनाक ड्रग होती है। और यहां पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि किसी भी तरह का कोई भी सुपरविजन नहीं होता, तो बिना सुपरविजन के आप शेड्यूल X की ड्रग को नहीं बेच सकते। तो नो लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर शेड्यूल X ड्रग इन दिस कैटेगरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुपरविजन नहीं है और शेड्यूल X की ड्रग बड़ी खतरनाक होती है, तो हम ऐसे ही नहीं दे सकते। फिर आता है होलसेल। अभी रिटेल सेल था पहले, है ना, यहाँ पर क्या था आपका, देखो रिटेल सेल या फिर जनरल लाइसेंस, फिर ये था रेस्ट्रिक्टेड। अब आ गया आपका होलसेल, तो उसके लिए होता है फॉर्म नंबर 20B, जहां पर C1 और X की नहीं आती, बाकी सारी ड्रग्स आ जाती है। फिर आता है फॉर्म नंबर 21B, जहां पर C और C1 की ड्रग्स को आप सेल कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्म नंबर 20G, जहां पर आप शेड्यूल X की ड्रग को सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये सब बता रखा है, जनरल लाइसेंस क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट का डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग करना है प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड नेम की जो दवाइयां आती है ना, जैसे सुप्राडिन वगैरह, तो इनका आपको क्या करना है, डिस्पेंसिंग करना है। तो वही पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई थी ना, कि फार्मासिस्ट के पास पेशेंट आएगा, पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ेगा, उसको अच्छे से देखेगा, रीड आउट करेगा, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। अपनी तरफ से वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, उसको ध्यान से सारी ड्रग्स को पढ़ना होता है, क्योंकि मार्केट में कई सिमिलर नाम की ड्रग मिलती है। उसको पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, और ये भी क्रॉस चेक करना होता है कि डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी है वो सही लिखी है ना, प्रॉपर डोज में लिखी है ना, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर डेज के लिए लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें क्रॉस चेक करेगा।
आपसे कंसल्टेशन लेगा, आपको कोई बीमारी तो नहीं, अगर है तो उससे रिलेटेड आप कौन सी दवाई खा रहे हो, कब से खा रहे हो, क्यों चेक करना जरूरी है, क्योंकि मैं जो दवाई देने वाला हूँ और ये जो दवाई खा रहे हैं उनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं हो जाएगा, उनमें कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उनमें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, वो दोनों दवाई एक दूसरे की दवाई के असर को खत्म तो नहीं कर देंगे, बढ़ा तो नहीं देंगे, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन में दिक्कत तो नहीं आएगी, एंजाइम इंड्यूस तो नहीं हो रहा, इनहिबिट तो नहीं हो रहा। तो ये ड्रग इंटरेक्शन पूरा लिख सकते हो आप। ठीक है, ये सब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो दिक्कत आ सकती है नहीं तो देखो, रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, आपको चेक भी करना है कि पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है वो प्रॉपर है ना, उस पर डॉक्टर के साइन हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट की सील लगी हुई है ना, प्रॉपर नाम नंबर डेट एड्रेस सब कुछ है ना, एक ऑथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं, या फिर कोई भी ऐसी मुंह उठा के बना के ला रहा है नार्कोटिक्स ड्रग लेने के लिए। तो सब चीज चेक करनी पड़ती है। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद दवाई को निकालो और दवाई को पेशेंट को दो। तो डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्टेड ड्रग्स है उसका डिस्पेंसिंग करना, फिर पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना और फाइनली फिनिशिंग करना। ठीक है, तो ये पूरा काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका स्टाफ। तो ये स्टाफ तो उसी में आएगा कि आपके मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए। देखो ये जो आपका है ना लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए। जो भी बंदे वहां पर काम कर रहे हैं उसके लिए लिख सकते हैं आप कि हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट, डिप्लोमा वाले, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वही सारी बातें हैं। रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे लीगल रिकॉर्ड हो गया, पेशेंट रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया, मेडिकल में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितनी दवाई आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी दवाई मंगाई थी, कितनी सेल कर दी है, कितनी रखी हुई है, एक्सपायरी तो नहीं है, सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। इतना पैसा हम लगा रहे हैं, इतना पैसा हम कमा रहे हैं, इतना पैसा हमें बच रहा है, इतना पैसा वापस चला जाता है, सब कुछ पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। इस बंदे को दवाई दी थी, इतनी दवाई दी थी, तब से दवाई दे रहे हैं, तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम ये है, नंबर ये है, रहता यहाँ पर है, सारी डिटेल्स उसकी होनी चाहिए। लीगल रिकॉर्ड भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, फार्मेसी ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ ड्रग के सारे रिकॉर्ड्स। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर मात्रा में, और अप टू डेट मतलब कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड पॉइजन एक्ट। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे अप टू डेट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर आ सकते हैं और आपके सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि रिकॉर्ड सही नहीं है तो फिर वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का आपका लेक्चर जहां पर हमने देखा कम्युनिटी फार्मेसी, और वी कैन से मेडिकल स्टोर, और वी कैन से रिटेल फार्मेसी, रिटेल ड्रग स्टोर, एक ही बात है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ के फायदे हैं। यहाँ पर आपको मीम्स, अपडेट्स, पोल्स, एमसीक्यू, कूपन कोड, कोर्स सेक्शन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आएगी। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपका टेलीग्राम ओपन नहीं होता लिंक से, इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता, एप्लीकेशन ओपन नहीं होता, तो सब जगह जाइए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।